बायोलॉजिस्ट की एक रिपोर्ट है, बायोलॉजी और फिजिसिस्ट की, जो हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से 11 संस्कार गृह सूत्र के 11 साल की उम्र के पहले होते थे। जो आप संस्कारों को देखिएगा 16, अगेन इट विल टेक टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग अबाउट डिटेल, लेकिन गर्भाधान से लेकर के वेदारंभ तक आप देखिएगा 11 संस्कार पहले हो जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं रिसर्च में कि फिजिक्स कहती है कि एवरी एंटिटी इज बेसिकली ए वाइब्रेंट एनर्जी फील्ड, every particle in the cosmos is an oscillating wave between two opposite poles, ever dynamic, ever progressive. दो विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा है, निरंतर गतिशील प्रगतिशील। ये कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। तो कहते हैं कि हम सब लोग क्या हैं, ऊर्जा फील्ड है। ये आकार सिर्फ एक हमारा एक बाह्य ढांचा है, बेसिकली हम एनर्जी फील्ड। एनर्जी फील्ड तो फिर बचपन में क्या एनर्जी फील्ड है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा अल्फा, थीटा, बीटा, गामा जो फील्ड है वो 16 साल की उम्र तक है, और इतने ही उम्र में व्यक्ति का अवचेतन बन जाता है, सबकॉन्शियस। और पूरी जिंदगी को कौन चलाता है, सबकॉन्शियस। जो सचेतन मस्तिष्क है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, वो सिर्फ आपको प्रायश्चित कराता है, टोका टोकी करता है। जैसे आपकी गाड़ी को ड्राइवर चला रहा हो तो स्टीयरिंग तो उसके हाथ में, आप थोड़ा बहुत ये कह सकते हो थोड़ा धीमे चलाओ भाई, थोड़ा संभल के चलाओ, थोड़ा ट्रक है देखो, बस है उधर देखो, उधर रास्ता खराब है, ये कह सकते हो। तो कॉन्शियस माइंड इतना ही उपयोग कर पाता है, और स्टीयरिंग पर कौन चला रहा है, सबकॉन्शियस। और उसका निर्माण 16 साल तक होता है। अब दोनों का अंतर, 1 सेकंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चे, मतलब 3, 4, 5 वाले भी, कितनी सूचनाएं प्रोसेस करते होंगे, रिसीव करते होंगे। रिसीव करना, क्योंकि सेल ही तो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, फिर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको अपना नॉलेज प्रोडक्ट बनाता है। तो उन्होंने कहा 1 सेकंड में करता है वो छोटा बच्चा 20 लाख सूचना 1 सेकंड में रिसीव, प्रोसेसिंग और इंटरनलाइजेशन। उसके बाद शब्द नहीं है, संवाद नहीं कर पाता क्योंकि अक्षर नहीं जानता, बट उसके एल्गोरिथम का हिस्सा हो रहा है। और जब 16 साल के ऊपर होता है तो 1 सेकंड में कितना प्रोसेस करता है, गैस कर सकते हैं आप? प्रथम पंक्ति कुछ भी गैस करिए, यू विल बी सरप्राइज्ड, ओनली 40 मैक्सिमम 1 सेकंड 16 साल के बाद। और उसके पहले कितना, 20 लाख। अब सोचो कि दोनों फैक्ट्री की कैपेसिटी, एफिशिएंसी में कितना अंतर है। और जिस समय वो फैक्ट्री सबसे एफिशिएंट है हमारे ब्रेन की, न्यूरॉन्स की, उस समय बच्चों को कुछ भी सावधान नहीं होते कि क्या देना है। हम सावधान कब होते हैं, सावधान होते हैं 16 साल में, जब हमको लगता है उसको जेई नीट देना है। अब भाई इसकी कोचिंग की तैयारी करो, अब इसको नौकरी को आगे बढ़ाना है। तब तक वो मनुष्य नहीं रह पाता, तब तक उसको जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, सोशल मीडिया ने, इधर उधर की बकवासों ने, या टेक्स्ट बुक में ठीक से डिजाइन न होने पर जहां भारत गायब है, उसकी विचारधारा से भारत, भारत की संस्कृति, भारत की आत्मा, भारत के राष्ट्र के प्रति भाव, सद्भाव, प्रेम, भारत का दर्शन गायब। और इसके बाद जब हम उसको इंजीनियर बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो क्या करता है वो, तीसरे दिन पुल ठहता है। ब्यूरोक्रेट होता है तो कमीशन खाने लगता है, पुलिस अफसर होता है तो अत्याचार करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं लगता कुछ गलत कर रहा है, उसको तो लगता है मैं तो राजा हूं, मैं तो अथॉरिटी हूं, मैं सेवा के लिए नहीं हूं, मैंने अथॉरिटी प्राप्त की है टू रूल, बिकॉज दिस इज द कॉलोनियल माइंडसेट। भारत की संस्कृति क्या कहती है, तुम्हें सत्ता मिलती है सेवा के लिए, ये भारत की संस्कृति। बल्कि ये कहते हैं कि सेवा के माध्यम से ही सत्ता मिलती है। और वो दृष्टि क्या बन जाती है कि हमें सत्ता मिली है शासन में, दृष्टि बदलनी है। वेल्थ एक्यूमुलेशन, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ,
अगली पीढ़ी के लिए भी कमाओ, भले ही एक काम ना है। मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है सेवानिवृत्ति के बाद कि वो उसी में उलझे रहते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, जो दुनिया भर के इधर उधर एक्यूमुलेशन किए कहीं इधर उधर चला गया, पता ही नहीं कहां गया। तो वो दृष्टि, विजन गढ़ने का समय है बंधुओं, जिसपे स्कूल एजुकेशन में आप काम करते हो, ये आप सब जानते हो, ये साइंटिफिक भी प्रूवन है। इसलिए अगर हमने मां के गर्भ से लेकर 12वीं कक्षा, कम से कम 10वीं कक्षा तक, मुख्य रूप से 16 साल की उम्र तक, अगर हमने उसके विजन पर काम नहीं किया कॉम्पिटेंसी के साथ साथ, और हम सिर्फ कॉम्पिटेंसी पर काम करते रहे, तो आप गदाधारी दुर्योधन बना सकते हो, भीम नहीं बना सकते। आप धनुर्धारी कर्ण बना सकते हो, अर्जुन नहीं बना सकते। आप रावण बना सकते हो, राम नहीं बना सकते। सभी बहादुर थे, क्षमता में, दृष्टि का अंतर था। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड ये पूरे के पूरे नॉलेज डोमेन को गरिमा ही नहीं दे रहा है, बल्कि उस गरिमा के माध्यम से हिस्टोरिकल प्राइड के साथ उस बच्चे के अंदर मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की भी पूरी कॉम्पिटेंसी देते हुए, इसलिए हमने अपनी साइंस की किताबों का चेयरमैन जो बनाया है डेवलपमेंट कमेटी का, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा को बनाया, कि ताकि बच्चे हमारे जब 9 से 12 तक साइंस पढ़ें तो उन्हें जेई नीट के लिए 9 से 12 तक टेक्स्ट बुक और अपने ही बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ ही एक सामर्थ्य गेटवे मिल जाए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी, उन्हें कोचिंग की इंडस्ट्री की ओर भागना न पड़े, थोड़ा रोकने की कोशिश की जाए। और ये जो बोर्ड और स्कूल रिडंडेंट होते जा रहे हैं, बोर्ड क्या कर रहा है, 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स, 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स, 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री, 100 आउट ऑफ 100 हिंदी। बताइए, रामचरितमानस में अगर विजय रथ की व्याख्या दिया जाए तो मुझे लग रहा है तुलसीदास जी से ज्यादा सनातन की दृष्टि होगी उस बच्चे की जिससे 100 आउट ऑफ 100 पा रहा। लेकिन जब परसेंटाइल आता है जेई नीट में तो 48, 52, उधर बोर्ड रिजल्ट आने पर तो मिठाइयां बढ़ रही थी, यहां मातम हो रहा है। तो ये दोनों के बीच का जो बहुत बड़ा जो अंतराल है, इसको भी नहीं पाटोगे तो मैं बता दूं, आप किसी बोर्ड से रहो, सीयूटी आ गई, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंट्रेंस के लिए, बाकी सब जगहों पर एंट्रेंस के लिए एग्जामिनेशन हो गया। नाउ द सर्टिफिकेट ऑफ बोर्ड डजंट हैव एनी रेलेवेंस फॉर एनी गेटवे टू एनी हायर एजुकेशन और एनी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो धीरे धीरे विद्यालय और बोर्ड तो रिडंडेंट हो जाए और बच्चे को बोझ अलग पड़ रहा है, गार्जियन की पॉकेट पर बोझ अलग पड़ रहा है, टाइम फैक्टर का अलग बोझ पड़ रहा है बच्चे को, एंजाइटी में है वो एग्रेसिव ऐसे ही नहीं है, उसके ऊपर एक ओवर कॉम्पिटिटिवनेस का एक बहुत बड़ा एक हम लोगों ने बोझ दे रखा है। कम समय में दृष्टि और दक्षता, सुनियोजित सुव्यवस्थित रूप से एक उसको संरचित करके कैसे पढ़ाया जाए, इस चिंतन को लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास सारा समाधान आ गया है, मैं ऐसी कोई बोस्टिंग नहीं करता हूं। मुझसे कोई पूछता आप क्या कर रहे हैं, मैं कहता हूं इस पाथवे का, इस मार्ग का एक नया राही हूं, ढूंढ रहा हूं लोगों के साथ मिलकर। इसीलिए मैंने लगभग 2500 प्रोफेसर्स देश के और 4000 कॉम्पिटेंट स्कूल टीचर्स, पीजीटी एंड टीजीटीज के साथ डिफरेंट विषयों का पैनल बना करके डिस्कशन करके, उन्हीं डिस्कशन में मेजर हर्ष जी ने भी मदद की थी प्रारंभ में हमारी। तो ये लगातार यात्रा जारी है, कभी मैं आईआईटीज में जाके बात कर रहा हूं, कभी यूनिवर्सिटीज में जाके बात कर रहा हूं, कभी स्कूल के लोगों से बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि आज इतने कम समय में हम आपसे सारे सुझावों को नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब एक बार यू विल बी कन्विंस्ड ए लिटिल अबाउट माय कॉन्सेप्ट, एग्री और डिसएग्री, आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। असहमत होना भी आपकी कॉग्निटिव हलचल पैदा करने के लिए मैं सफल हो जाऊं। अगर आप किसी बात से असहमत होते हैं, इसका मतलब कोई विचार तो है ना आपके मन में, तो आप कुछ तो देंगे ना, फिर आप हमको कुछ मेल करेंगे, हम आपको मेल देंगे अपना, उस पर अपना नाम, अपना नंबर
लिखते हुए अगर आप अपना सुझाव देंगे कि आप जो बोल रहे थे उसमें हमें इन बिंदुओं पर संशय है, या हमारा इन बिंदुओं पर यह सुझाव है कि अगर इसको होलिस्टिकली वीव करना हो, गुथना हो, रचना हो, बुनना हो, तो उसमें मेरे भी इस राय को सम्मिलित करिए। मैं उसको एक जगह एग्रीगेट करता हूं, संग्रहित करता हूं, फिर उन लोगों के साथ एक जूम मीटिंग करके पूरा मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी राय आए हुए हैं उनको समग्रता से विचारण करते हुए हमारी जो एक कॉन्सेप्ट है, हमारा नहीं है बल्कि ये 1835 के बाद महर्षि दयानंद ने भी यही कहा, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने यही कहा, यही महर्षि अरविंदो ने कहा। महर्षि अरविंदो तो यहां तक कहते थे, ये कौन सी शिक्षा है भारत की जिसमें भारत ही नहीं दिखता, ये कौन सी शिक्षा है भारत की जिसमें भारत की कोई दार्शनिक परंपरा नहीं दिखती, भारत की कोई ज्ञान संपदा नहीं दिखती, भारत की कोई प्राकृतिक संपदा नहीं दिखती, भारत के कोई त्योहार, भारत के कोई तीर्थ स्थल, भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा ही नहीं दिखती, तो कैसे हम इसको कहें कि भारत की शिक्षा है? ये महर्षि अरविंदो ने कहा। इन सारी दृष्टियों को समावेश करते हुए और दक्षताएं वर्तमान जो 21वीं सदी में चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां और हैं, क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी क्राइसिस है, युद्ध है, आतंक है, 1% लोगों के पास 99% संपत्तियों पर कब्जा है, जिसको कहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ये जो एक ओवर इंडिविजुअलिज्म है, कलेक्टिविज्म का अभाव हो रहा है, प्लुरलिटी का अभाव हो रहा है, दृष्टि का अभाव हो रहा है, पशु पक्षियों प्रकृति के साथ अन्याय करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, मानव के बीच में भी सौहार्द कम हो रहा है। ये जो सारी एक जो ग्लोबल क्राइसिस है, ये बात भारत की क्राइसिस नहीं है। इस सारी क्राइसिस में हम एक वैश्विक नागरिक भारतीय दृष्टि के साथ कैसे गढ़ें और भारत की ज्ञान परंपरा के साथ कैसे बच्चों के मानस को गढ़ें, और एक अंतिम बात कि भारत की ज्ञान परंपरा कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड एक छोटा सा उस दृष्टि को संवहन करने का एक मार्ग हो सकता है। अंग्रेजी में अक्सर कहता हूं कि रिलीजियोसिटी इज नॉट नॉलेज सिस्टम, रिलीजियोसिटी इज नेवर नॉलेज सिस्टम। नॉलेज सिस्टम तो आपके जीवन के प्रत्येक आयाम में गढ़े हुए ज्ञान है। ये कुछ बातें थी। अब मैं लीगैलिटी के 2 मिनट में बता रहा हूं। ये भारत सरकार द्वारा गठित पहले बताया, इसको पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में दिया वित्त पोषण के लिए। ये आवाज भी 2014 में पूज्य स्वामी रामदेव जी ने देश के सभी शिक्षाविदों के साथ माननीय प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के पहले ही रखा था कि अगर आपको अवसर मिलेगा तो देश में भारत बोध के साथ जो विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न शिक्षाविदों ने समय समय पर आवाज उठाई है, उसके लिए आपको एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेशनल बोर्ड का एक्सपेरिमेंट करना होगा। उस क्रम में लीगल प्रक्रियाओं के तहत गठन हुआ, फिर उनको एक स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में कहा गया कि कौन ऐसा जो बिना स्वार्थ के पूरा पैसा खर्च कर सकता है। तो पतंजलि योगपीठ ने ऑफर किया, इसलिए उनको नियमतः स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें डायरेक्टर एनसीईआरटी भी मेंबर है, चेयरमैन सीबीएसई भी मेंबर है। इसमें भारत सरकार से नामित 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर भी मेंबर हैं। इसमें यूजीसी के एक चेयरमैन मेंबर हैं। डिफरेंट आईटी के कई पद्मश्री विज्ञान टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी मेंबर हैं। और एक उनकी जो बड़ी सोसाइटी है उसमें भारत की जितनी दार्शनिक परंपराएं हैं, सबके जो प्रमुख दार्शनिक हैं आज की तारीख में, वो भी मेंबर है, ताकि दोनों के साथ तालमेल करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के विद इन ब्लूप्रिंट में रहते हुए, एनईपी के स्पिरिट को रखते हुए, एनसीएफ के ही कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रखते हुए, जिस समय जिस कॉम्पिटेंसी की चर्चा करें उस समय उसी डोमेन में अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई ज्ञान सृजन हुआ है उसका भी खूबसूरती से उल्लेख और यौगिक करते हुए टेक्स्ट बुक का डेवलपमेंट हो। हमारी नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यूज, डिस्पोजिशन में वैचारिक स्वायत्तता हो, लोकतांत्रिक सहभागिता हो, समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा हो, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, हमारे में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक सहभागिता की सही दृष्टि हो,
सांस्कृतिक समझ हो, सांस्कृतिक पहचान की सही समझ हो, इन सारी चीजों के साथ शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ रहा है। ये 3 अगस्त 2022 को भारत सरकार के अधिकृत संस्था ने देश के सभी स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड के समकक्ष घोषित कर दिया, जो एक विद्यालयों के लिए और गार्जियंस के लिए जरूरी होता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट नोटिफिकेशन हैज मैंडेटेड, हैज नोटिफाइड भारतीय शिक्षा बोर्ड इक्विवेलेंट टू ऑल अदर स्टेट एंड नेशनल बोर्ड ऑफ भारत। और सारे ही नौकरियों के लिए, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, फॉरेन काल का उपनिषदों का जो वानप्रस्थ संन्यास की अवधारणा थी, उसके तहत हम सबको एक समवेत प्रयास करके भारत की शैक्षणिक व्यवस्था में एक युगांतरकारी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाना होगा। मैं आग्रह करूंगा किसी रूप में आप सहयात्री बनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप में से जिनका प्रश्न है अभी उनके रहेंगे, जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 2 बातें हम बताना चाहते हैं, आपको फीडबैक फॉर्म दिया है, उस फीडबैक फॉर्म के भारतीय शिक्षा बोर्ड से जिनको भी मान्यता लेना है उस फीडबैक फॉर्म पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। उनकी कितनी जमीन है, कितने कमरे आदि जनरल इंफॉर्मेशन देकर और नीचे दे सकते हैं। बाकी आप में से जिनका क्वेश्चन होगा हाथ उठाएंगे तो फिर चेयरमैन सर आंसर आपको करेंगे। जिनका भी क्वेश्चन होगा, कोई एनीवन? जी सर। एक्चुअली प्रश्न है, अपने भारतीय ज्ञान परंपरा को समावेशित करने के लिए जो हमें अभी निर्देश दिए, एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उठा कि मैकाले ने तो अपना अभियान 1835 से शुरू किया और हमारी ज्ञान परंपरा प्राचीन रही, तो 1835 के पहले ये हमारे देश में फ्लोरिश क्यों नहीं हुई और हम जो है वो विश्व पटल पर स्थापित क्यों नहीं हो पाए? संक्षेप में बता दूं, 1820 तक भारत भी दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक राष्ट्र था। अभी आंकड़ा मैंने बताया ना अग्नोस मेडिसन की, सारे झंझावातों के बावजूद, क्योंकि हजारों साल से उसकी परंपरा पॉजिटिव चल रही थी। लेकिन उसके ठीक पहले से लेके 300-500 सालों से जो आक्रमण, झंझावात, युद्ध, उसमें इतनी ज्यादा हमारी एक इंगेजमेंट हो गए और हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था थी उस पर भी इतने प्रभाव पड़ गए तमाम कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, युद्धों के कारणों से, आक्रमणों के कारणों से, कि हम उनकी हमारी जो परंपरा ज्ञान सृजन की थोड़ी क्षीण होती गई। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि जब कोई राष्ट्र समृद्ध होता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिसेंसी भी आने लगती है, कॉम्प्लिसेंसी। और जो राष्ट्र कमजोर होते हैं उनके अंदर जज्बा होता है अपने को इमर्ज करने का। यूरोप उस समय बहुत परेशान था, वहां इमर्ज हुआ। जिन जिन जगहों पर कॉम्प्लिसेंसी थी, चाहे चाइनीज कल्चर रहा हो, चाहे ग्रीक रहा हो, चाहे भारत रहा हो, वहां पर स्थितियां रही। इसमें कभी बहुत लंबी चर्चा की बात है, 1-2 मिनट में इस पर कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं हो सकता। आप अपना नाम नंबर हमारे मेल पर डाल दीजिएगा, मैं आपसे आराम से आपका भी व्यू लूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास मुझसे बढ़िया उत्तर हो, वो मेरे लिए बच्चों को बताने के लिए और ज्यादा हमारे लिए सार्थक हो जाए। तो आई विल गेन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड दैट विल बी म्यूचुअल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देयर इज नॉट एनी यूनिलैटरल फ्लो ऑफ नॉलेज। तो हमारा मेल आप इन्होंने दिया होगा, उस पर आप डाल दीजिएगा। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपसे बात करूंगा डिटेल। नमस्ते सर। सर मैं राजीव कुशवाहा तहसील कोरांव से आया हूँ। सर मेरे पास 2 विद्यालय हैं, एक सर जो कि यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और सेकंड सर भी प्राइमरी तक मान्यता प्राप्त है। जो हमारा सेकंड विद्यालय है वो सर क्या अभी प्राइमरी तक ही है, उसके लिए हम आपके बोर्ड से जुड़ सकते हैं कि नहीं? बेटा तुम्हें 8वीं तक लेना पड़ेगा एडी बेसिक से पहले। अच्छा, इसके बाद जुड़ सकते हैं। जैसे सर हमारा जो पहले वाला विद्यालय है वो सर की जहाँ वर्तमान विद्यालय जिसपे हम कर रहे हैं उसकी दूरी से लगभग 15 किलोमीटर है, तो उसकी मान्यता के अनुसार यहाँ पे जाके हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता ना। देखो, एक जब विद्यालय खड़ा करोगे तो एक यूनिट है बेटा ना। जब एक यूनिट है तो उसके लिए नियम है कि पहले जिस सोसाइटी से, शिक्षण सोसाइटी से आप पहले 8वीं तक
एडी बेसिक से लोगे, 5वीं तक आपने बीएसए से लिया होगा यूपी में, तो जब एडी बेसिक से ले लोगे, इसके बाद बोर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है, तो उसी सोसाइटी के नाम से एलिजिबिलिटी होगी ना। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वहां का जो विद्यालय आप चला रहे हो माध्यमिक बोर्ड से, उसको अगर आप चाहो कि हम स्विच ओवर करें हमसे, तो स्विच ओवर कर सकते हो, उसका प्रोविजन हमारे यहाँ है, वो स्विच ओवर 1 महीने के अंदर हो जाता है। सर नमस्ते, मेरा क्वेश्चन है सर, जो हमारी संस्कृत पद्धति है उसके जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी पद्धति में शामिल करके किया जाना चाहिए और संस्कृत में क्वेश्चनों की व्याख्या भी होनी चाहिए, ताकि हमारी मूल संस्कृत तभी काम हो सकती है जब तक हमें उनके बारे में मूलतः मालूम नहीं हो पाएगा। आप संस्कृत भाषा की बात कर रहे हो या संस्कृति की बात कर रहे हो? संस्कृति की, कल्चर की बात कर रहे हो? संस्कृति। आप हमारी पुस्तकें देखना, फिर अब कमेंट करना कि जो आप कह रहे हो पूरा है कि नहीं। Thank you so much for such a wonderful presentation. Actually, our team and myself is also thinking about it from last many years. बहुत अच्छा लगा कि आप इस दिशा में बहुत आगे तक लेके गए and I keep researching also and एक चीज मैं पूछना चाह रहा था because I am also working on the somewhat कैसे हम ये जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल और मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम मैंने आस्क हाउ मेनी परसेंटेज वी आर गिविंग टू द इवन स्पिरिचुअल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, और या फिर सिर्फ हम पूरा मॉडर्न एजुकेशन ही दे रहे हैं जो सीबीएसई या एनसीईआरटी दे रही है, और उसमें सिर्फ हम थोड़ा सा कंटेंट हम थोड़ा डिफाइन मतलब Let me explain. It's a very beautiful question. In fact, I was willing to explain it, but due to the paucity of time, I just stopped and curtailed my delivery of lecture. In fact, we have classified the value system evolved and embedded within our Bharati culture. Like दैवी संपद प्राम भगवद गीता 16 अध्याय, दशकम धर्म लक्षणम ब्राह्मण स्मृति, पंच महाव्रत फ्रॉम जैन, अष्टांग मार्ग फ्रॉम बुद्धिस्ट फिलोसफी which I mentioned in my lecture, निराकार पुरुष फ्रॉम सिख फिलोसफी, material prosperity and spirituality is blending from the Vedic philosophy, Abhyudaya Nishayas, and we also classified the values envisaged in the Constitution as preamble, as fundamental right, as directive principle state policy, as fundamental duties. Then we again classified third compartment of global values, which has been evolved through the Western philosophy, like liberty, equality, fraternity, secularism, coexistence, tolerance, pluralistic philosophy. So many new vocabulary which are being used in the discussions of UNO and by the different philosophers of the Western world. Then we try to map it. Maybe the same spirit, we have evolved certain different vocabulary and they have evolved certain different vocabulary. Then we mapped it, which is more pervasive, more meaningful, more effective for the present concerns. Then we finally decided about 40 values which needs to be integrated, internalized within the personality of any child. Then we requested a group of psychologists, two types of psychologists, one group Western psychologist enthusiast and one group of the Bharatiya psychology inherited from Patanjali Yoga Darshan, Yoga Vashist, etc., Sankhya Darshan. Then we sat together, discussed collectively,
and then trying to find out the vertical progression of values which can be integrated in different components of our content beautifully without lecturing, without preaching. Putting the content, for example, if you decide there must be Avayam Sattva Sansardar Jnana Yoga Vyavasthiti Danam Damashya Jasya Swadhyaya Taparjam. Suppose. If you want to integrate, suppose psychologists say, you first take ahimsa, you first take sharing, dan, caring, you first say swadhyaya, ya tapa, endeavor. Then we decided to put the content of poem and prose even in English language, book, textbook, Sanskrit or Hindi. Only those poems, those proses, those theatre, drama, exercises, group discussions, which are totally nucleated with this kind of philosophy, this kind of values promotion within the psychology of thought process of the child, and which needs reinforcement at each stage that has become reinforced. So that through the content, reflective mode methodology, that should be the integral part of unknowingly, beautifully, the part of the children's algorithm. That effort we have made. Thank you so much.